गड्डी जावे पुंछ रजौरी गड्डी जावे पुंछ रजौरी, ये गाना कहाँ से आया था? हमें नहीं पता था कि ये इतना फेमस हो जाएगा और इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर साहब की रैलियों में, स्टेटहुड की रैलियों में ये गीत चलेगा। ये बाप और बेटी अच्छा। के रिश्ते को ये गीत रिफ्लेक्ट करता है। जब बेटी शादी के दौरान डोली में बैठने वाली होती है, उसकी विदाई होने वाली होती है, तो वो अपने बाप के गले से जोर से गले से मिलती है और उस वक्त ये बोलती है कि डोली एक कड़ी तार रोको, टूटियो आज जिगर को टोटो। और जब मैंने वो दो पंक्तियां उनको सुनाई उस बहन को, इतने जोर जोर से रोई वो, इतने जोर जोर से रोई कि हमारी आंखों से भी आंसू निकले। और उस रोज मैंने ये सोचा था कि अब मैं ये गीत नहीं है कि जो उमर साहब ने अभी हजरत बल में 3-4 दिन पहले ही ये जो 20-30 करोड़ वाला बम फोड़ा है, कौन से नेता हैं आपके जो उनको उनके एमएलए को तोड़ने? उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को बीजेपी से कोई खतरा नहीं है। बीजेपी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को कभी नहीं गिराएगी। बीजेपी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की दुश्मन नहीं है। उमर साहब के दुश्मन घर पे ही है, उनकी सरकार के अंदर हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी एक ईमानदार शख्स है, एक ऑनेस्ट आदमी है, मैं समझता हूं। लेकिन उनके इर्द गिर्द भ्रष्टाचारियों का ताना बाना बन गया है। चाय पर चर्चा भी हुई और बातें भी सीधी हुई, और बीजेपी के प्रखर वक्ता और बहुत ही मुखर रहने वाले नेता जो युवा अवस्था से ही आरएसएस के साथ जुड़ गए और उसके बाद बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पद तक पहुंचे, ऐसे नेता जो जमीन से भी जुड़े हुए हैं और पार्टी के टॉप लीडरशिप से भी। रविंदर रैना हमारे साथ हैं। किसी भी जो है इनको हर शख्स जानता है, मगर बातचीत आज हम ये करेंगे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली ये नहीं कहते, मगर आज वो भी कोशिश करेंगे कि उस पर बात की जाए। तो सबसे पहला सवाल राणा साहब यही है कि बड़ी देर बाद आज आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है, स्टेटहुड आएगा? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कई बार इस चीज को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कई बार दिल्ली जाते हैं, अमित शाह साहब से, गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी से वो मिले हैं और उनके साथ भी चर्चा वो जरूर करते होंगे। स्टेटहुड आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, यकीनन मिलेगा। जो जंतर मंतर पर जाने का फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है कि वहां जाकर प्रदर्शन करें, इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, जहां तक प्रदर्शन की बात है, भारत, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी को भी अधिकार है कि वो अपने प्रोटेस्ट के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कोई जो डेमोक्रेटिक वे में अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, किसी को मना ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बड़े तबाहकुन मंजर देखे हैं। बिल्कुल। यूटी तो 2019 के बाद बनी, 2019 से पहले तो स्टेट ही थी। 1947 जब विलय हुआ, उसके बाद 2019 तक तो जम्मू कश्मीर स्टेट थी। बिल्कुल, विद स्पेशल स्टेटस थी। और यहाँ के क्या हालात थे? 35-40 साल कितना मुश्किल तरीन दौर देखा है। मारा कौन गया? आम आदमी, गरीब आदमी। वो फिर हिंदू था, मुसलमान था, कश्मीरी पंडित था या कश्मीरी मुसलमान था, पहाड़ी कबीले से वाबस्ता था या गुजर बकरवाल था, जम्मू का डोगरा था, डोडा किश्तवाड़ के लोग थे, रजौरी पुंछ के लोग थे, जम्मू उधमपुर कठुआ सांबा रियासी के लोग थे। आपको लगता है कि या वादिये कश्मीर के अलग अलग एरिया से, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर,
तबाहकुन तो मंजर। आपको लगता है अभी तबाही कुछ की। समय और यूटी रहना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम ये सेट हो? हमारा ये मानना है 1947 से लेके 2019 तक स्टेट थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात ने ज्यादातर रूल किया, कांग्रेस ने रूल किया, पीडीपी ने रूल किया, भारतीय जनता पार्टी के तो कभी सरकार आई नहीं। एक बार आई पीडीपी के साथ ही, वो भी सरकार पार्टनरशिप वाली। सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। खोल के रख लो। जी, तो आपको बिल्कुल आपने कहा कि सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर हो। होता है। तो इसका मतलब है कि जनता पार्टी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार तो कभी आई नहीं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो दौर हमने देखा है जब यहां हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे, पत्थरबाजी की घटनाएं पूरे जम्मू कश्मीर में तूफान पर होती थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद, किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना मुश्किल होता था। आज तो हालात बेहतर हैं बम काफी। बंदूक पिस्तौल गोलियों और ग्रेनेडों का चारों तरफ शोर होता था। वो दौर देखा है ना। कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, कभी मुफ्ती साहब थे, गुलाम नबी आजाद साहब थे, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा थी। यही दौर थे। लोगों के मन में जहन में हमेशा डर खौफ रहता था। घर से कोई आदमी बाहर निकलता था बेइंतहा खौफ होता था। आज धीरे 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 चीजें ठीक हो रही हैं। आपको लगता है अभी काफी सारी चीजें ठीक होने की जरूरत है? यकीनन देखिए ना, पिछले साल पहलगाम बैसरन में कैसे निशाना बना दिया गया, टूरिस्टों को भी और लोकल कश्मीरियों को भी निशाना बनाया गया। आज भी कल आपने देखा शोपियान में इनकाउंटर हो गया, बांडीपुरा में इनकाउंटर हो गया, रजौरी पुंछ में वहां तलाशी अभियान चल रहा है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई इसमें सियासत नहीं, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उनको फोकस करना चाहिए गवर्नेंस पर, गुड गवर्नेंस। सरकार उसकी होती है जिसके पास फाइनेंस होता है, जो खजाने का मालिक होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने पैसे का यूटिलाइजेशन करना है किसके लिए? लोगों की डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल जनता के लिए। वो सारी पावर्स, फाइनेंशियल पावर सारी उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। आपने उमर साहब की तकरीर सुनी होगी, उन्होंने कहा अगर स्टेटहुड उचित समय पर आएगा तो पंचायतों के और अर्बन लोकल बॉडी शहरी इलेक्शन भी उचित समय पर होंगे। मतलब उनके पास ये पावर उन्हीं के पास है। मतलब इलेक्शन की पावर वो रखते हैं क्योंकि फाइनेंस की पावर है। अब चूंकि पंचायतों के इलेक्शन, बीडीसी, डीडीसी और शहरी कमेटीज के इलेक्शन, ये तो स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये तो पावर उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। उन्होंने अपने बयान में इसका जिक्र तो किया ना। तो आप मानते हैं कुछ पावर तो रखते हैं अब्दुल्ला साहब? बहुत ज्यादा पावर्स रखते हैं, बहुत ज्यादा पावर्स रखते हैं, कम पावर्स नहीं है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा है, करिए ना, किसने रोका है? बड़े बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन होता है, फाउंडेशन स्टोन्स लगाए जाते हैं, कौन आते हैं? आपने एलजी साहब को तो देखा नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर साहब ही आते हैं। बड़े बड़े फंक्शंस आप देखो। तो आपका मानना है कि ये जंतर मंतर वाला जो प्रदर्शन है, मुझे लगता है एक जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार को, जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब को मरकज की हुकूमत के साथ, जैसे उन्होंने पिछले 2 साल एक अच्छे तरीके से, अच्छे कोऑर्डिनेशन से, अच्छे तालमेल से सरकार चलाई है, आगे भी अच्छे तालमेल से सरकार चलानी चाहिए। उनको मिलकर सरकार चलानी चाहिए। मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर की हुकूमत को बहुत मदद कर रही है। खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर मोदी हुकूमत फाइनेंशियल मैटर्स में जम्मू कश्मीर की हेल्प ना करती तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है ये घुटने के बल आती एक ही साल में। उन्होंने मोदी साहब का, अमित शाह साहब का शुक्रिया किया। यहां बाढ़ आ गई कश्मीर में, जम्मू में,
होम मिनिस्टर साहब यहाँ आ गए, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ मिलके उन्होंने रिव्यू किया, हर जगह पहुंचे। अच्छा, एनसी के लीडर कोई भी मामला होता है प्राइम मिनिस्टर साहब इनसे बात करते हैं। नहीं, वो तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रिलेशन तो अच्छे हैं, अच्छे हैं। उमर साहब मानते हैं, मगर वो कहते हैं बीजेपी से रिश्ते नहीं है मेरे अच्छे, प्रधानमंत्री जी से अच्छे हैं। चलो बीजेपी वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। हाँ। हम दो अलग सियासी जमातें हैं, आइडियोलॉजीज अलग हैं। हमारे विचारधारा, हमारे आइडियोलॉजीज, हमारा प्लानिंग्स मुख्तलिफ हो सकता है, हमारे आइडियोलॉजीज में फर्क हो सकता है, हमारे काम करने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी के अकेले आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई बार ये कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी एक ईमानदार शख्स है, एक ऑनेस्ट आदमी है, मैं समझता हूं। लेकिन उनके इर्द गिर्द भ्रष्टाचारियों का ताना बाना बन गया है। कौन है जो इर्द गिर्द वाले हैं? वो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, आप 5 मंत्री हैं उनके, छोटा सा कैबिनेट, आपको लगता है सभी करप्ट है? नहीं, सभी करप्ट नहीं है, सभी करप्ट नहीं है, मैंने सभी नहीं कहा है, आपने कहा कुछ कुछ। हाँ। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को बीजेपी से कोई खतरा नहीं है। बीजेपी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को कभी नहीं गिराएगी। बीजेपी, उनको क्यों डर लगता है फिर? बीजेपी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की दुश्मन नहीं है। उमर पोजीशन में है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, उनके दुश्मन उनके इर्द गिर्द बैठे हैं। इशारा किस ओर है? जो लोग जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की इमेज खराब की है, वो कौन लोग हैं? जिन्होंने दो दो हाथ से जम्मू कश्मीर को लूटा है। अच्छा, सीधा पूछता हूं, सरकारी, सीधा पूछता हूं। मैं एक मिनट अच्छा, बोलूं। जी जी। आज आप सरकारी मुलाजमों की ट्रांसफर में जाइए, मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास इंजीनियर्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स आते हैं, आरएनबी वगैरह के आते होंगे, आते हैं, और वो कहते हैं इतने लाख, इतने लाख। अच्छा, साफ कहते हैं? बिल्कुल। मैं कहता हूं चलो बीजेपी अपोजिशन में है, हम कहेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये अपोजिशन जमात है इसलिए बोले। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी बोला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, चलो मान लिया वो भी अपोजिशन में है। सज्जाद लोन साहब ने बोला, मान लिया वो भी अपोजिशन में है। दाची गांव की जो मीटिंग हुई, वहां तो विधायकों ने भी बोला, वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने 41 एमएलए में से 38, तो क्या मजबूरी है उमर साहब की? 41 एमएलए में से 38 एमएलए ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब के सामने कहा कि फलाना फलाना जो मिनिस्टर है, ये उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के माथे पर बदनुमा दाग है। फलाना मिनिस्टर दोनों हाथों से डाके मार रहा है। तो उमर साहब की क्या मजबूरी है राणा साहब कि फलाने मिनिस्टर पे हाथ नहीं डाला जा रहा? एक होता है भ्रष्टाचार, एक होता है डाके मारना। कुछ लोग उमर साहब की सरकार में ऐसे मिनिस्टर हैं जो डाके मार रहे हैं, डाके लूट रहे हैं और शरेआम लूट रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जाओ, कहीं भी पूछो, मैं तमाम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। और इसीलिए उमर साहब के दुश्मन घर पे ही है, उनकी सरकार के अंदर हैं, तो बीजेपी नहीं। उमर साहब ने इशारा दिया था कि या तो दिल्ली धरने से कुछ दिन पहले या बाद में चेंज होने वाली है। आपको लगता है बदलाव होगा? वो श्री उमर अब्दुल्ला साहब का प्रेरोगेटिव। भ्रष्टाचार तो सबका प्रेरोगेटिव है। आप लोगों ने तो कहा है कि भ्रष्टाचार हटाना है, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं ना खाऊंगा ना किसी को भी खाने दूंगा। अब चूंकि यहाँ जो यूटी गवर्नमेंट है, और मैंने पहले कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब की इमेज, उमर अब्दुल्ला साहब की पर्सनालिटी को, उनकी इमेज को खतरनाक डेंट लगाया है उन्हीं की ही कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स ने, बीजेपी ने नहीं। बीजेपी ने तो सपोर्ट किया है। शिवराज सिंह चौहान साहब आए, पहली बार आए, मेरे ख्याल में 4,500-5 हजार करोड़ के मंत्री आए, PMGSY के पैकेज आया। सेकंड पैकेज फिर लगभग 4,000 करोड़ का एक और पैकेज आ गया। प्रधानमंत्री साहब ने शासकीय में फंड्स दिया, हालांकि जम्मू कश्मीर उसमें नहीं आता था। पहले बार 5,000 करोड़ दिया, फिर दोबारा फंड्स दिए, अभी तक वो पैसा यूटिलाइज ही नहीं हुआ है। इसी तरीके से फाइनेंशियल मैटर्स में आप देखिए,
दिल खोलकर मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, जम्मू कश्मीर की आवाम की डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है। बार बार अमित शाह साहब आते हैं, पूछते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, उस पर गुफ्तगू होती है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, अगर उमर अब्दुल्ला साहब इतनी मरकज की सपोर्ट के बाद ये आपके सामने है सही ना, नहीं चला पा रहे, आपको लगता है? उसका कारण उनके कुछ मिनिस्टर हैं, वरना कोई वरना गवर्नेंस ठीक लग रही है आपको उमर साहब की? देखो, आज की डेट में तो मैं नहीं कह सकता, आप किसी को भी जाके मार्केट में पूछे, जब एमएलए चुने हुए 41 में से 38 एमएलए खिलाफ हो गए जनाब, और वो छोड़ो, बड़गाम का इलेक्शन, असेंबली का जो बाई इलेक्शन था, चूंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने गांदरबल से भी इलेक्शन लड़ा था 2024 में, और बड़गाम से भी एक सीट उनको छोड़नी थी, उन्होंने बड़गाम की सीट छोड़ी, वही हार गए। बड़गाम की सीट उन्होंने खाली की। एक साल के अंदर अंदर वापस वहां इलेक्शन होता है और एनसी हार जाती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाती है। तब जब उनकी वहां हुकूमत है स्टेट में, जब उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पूरी काबीना है, क्या कारण था? एक ही कारण था, उमर अब्दुल्ला सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर उठते हैं और वहां के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े सियासतदान, एमपी, वहां के मेंबर पार्लियामेंट, और वो कौन है रुहुल्ला? वो केवल वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बहुत बड़े मजहबी रहनुमा है वहां। मैं कई बार उनको मिला हूं वहां, बड़े जब जुलूस निकलते हैं वहां। सब एक सीधी बात करते हैं, आप हमेशा स्ट्रेट ड्राइव पे यकीन रखते उसमें एक सुनिए ना, उसमें जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं तो मैं कई बार श्रीनगर, बड़गाम जाता हूँ। हाँ, आप तो कश्मीर काफी घूमते हैं। मुझे कई बार अगर हुल्ला साहब के साथ मुलाकातें भी होती हैं, कभी एयरपोर्ट में, कभी ताजियत में, खुशी गमी में हम मिलते रहते की तरफ आने वाले तो नहीं है रुहुल्ला साहब? हैं। उनका एक अलग एजेंडा है, वो कहाँ आएंगे, लेकिन जहां वो एक अगर आते हैं तो एक्सेप्ट करेगी पार्टी? कहाँ आएंगे वो एक पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ एक मजहबी रहनुमा भी है। हमारे उनके साथ 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफात, लेकिन जनाब मोहतरम आगा रहुल्ला साहब एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, और इतने बड़े लीडर को, जो उसी जमात का है, और उसी जमात का एक कैबिनेट मिनिस्टर उठता है और पूछता है, कौन आगा, केड़ा आगा, कुथा ना आगा। तो वो जो उमर अब्दुल्ला साहब और आगा रहुल्ला साहब के बीच में एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई, उससे खाई बन गई, वो दरार बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई। वो बीजेपी ने थोड़ी दरार बनाई है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के एक मिनिस्टर ने जब आगा रहुल्ला साहब को गालियां दे दी, इतने बड़े मजहबी रहनुमा, इतने बड़े 3 बार के एमएलए, मिनिस्टर और मौजूदा वक्त में मेंबर पार्लियामेंट, उनको जब गाली दे दी तो वो बाई इलेक्शन से साइड हो गए। बिल्कुल। और वो कहीं ईरान चले गए या किसी अपनी मजहबी, उसका डेंट सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पड़ा। वो सीट जो 1 साल पहले 20-25 हजार की, 30 हजार की लीड से जीते, वही सीट आप 8-10 हजार की सीट से वोटों से हार गए। तो कौन लोग हैं ये? बीजेपी के कारण बड़गाम नहीं हारा, या बीजेपी वहां से नहीं जीती, वहां से तो महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी जीत गई, हम नहीं जीते। चूंकि उस वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इतला है, उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक कोशिश कर रहे थे, अगर रहुल्ला साहब को मनाने की कोशिशें चल रही थी। वो बार बार उनको फोन भी कर रहे थे, शायद उनसे मुलाकातें भी हुई उनके घर में। लेकिन अचानक जब ये सियासी ब्लास्ट किया गया, कौन आगा, केड़ा आगा, कुथा ना आगा, और आगा रहुल्ला ने फिर बता दिया आगा रहुल्ला क्या कि केड़ा आगा था, कुथा ना आगा। अच्छा, सीधे बात करते हैं। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला के दुश्मन, उमर अब्दुल्ला साहब के दुश्मनों पे आते हैं ना। उमर अब्दुल्ला साहब के दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर ही, उनके अपने कैबिनेट के। पता उनको भी होगा, आपको लगता है? कोई बहुत बड़े सियासतदान हैं,
मरकज में वजीर रहे हैं, पता तो होगा, वाजपेयी साहब की ये सरकार सब कुछ उमर साहब को तो पता ही होगा। मिनिस्टर रहे हैं, वाजपेयी साहब की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। उनको पता तो सब कुछ होगा, चलिए, फिर क्या कर रहे हैं वो? अब इस पर मैं कुछ बयान नहीं दे सकता, ये आप उन्हीं से पूछ चलिए सकते आपसे एक और बात पूछते हैं कि जो उमर साहब ने अभी हजरत बल में 3-4 दिन पहले ही ये जो 20-30 करोड़ वाला बम फोड़ा है, कौन से नेता हैं आपके जो उनको उनके एमएलए को तोड़ने हैं। वाले? बीजेपी ने भी कहा है उमर साहब को कि आपने तो वो लीगल नाम नोटिस भी बताना भेज चाहिए। दिया सत शर्मा जी। हमने कहा कि वो जो है उसका खुलासा उनको करना चाहिए। कि कौन से विधायक को खरीद रहे हैं? उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो आम सियासी वर्कर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है। उन्होंने अगर इल्जाम लगाया है 20 करोड़ 30 करोड़ और उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, ये बहुत संगीन इल्जाम है, बहुत खतरनाक इल्जाम है। और हमने उनसे कहा है कि वो नाम बताओ, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ऑफर किया है? इस किस्म से एमएलएस को बुलाया है, उनसे ये बातें कही हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को गिराने की कोशिश की है, सरकार को टॉपल करने की कोशिश की है, ये उनको नाम बताने चाहिए ताकि हमें भी तो पता चले कि आखिर कौन से हैं बीजेपी कौन नेता? से। शायद किसी ने इस किस्म की बात की हो सकता है किसी एमएलए ने ही उमर साहब को मिसलीड किया हो। अच्छा, आपको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ऐसा खुद किया हो? हो सकता है अगर उन्होंने एक एमएलए का जिक्र किया ना, जम्मू बेस्ड भी कहा है, अगर 10-20 एमएलए का जिक्र करते तो हम मान सकते थे कि कुछ हो सकता है। उनका एक एमएलए, तो हो सकता है किसी एमएलए ने कुछ फेवरेटिज्म के लिए, कुछ मैनिपुलेशन के लिए इस किस्म का तीर छोड़ा हो। थोड़ा सा लेकिन उनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ये चीजें आपकी एक बड़ी खासियत है, आप कभी भी किसी को बिलो द बेल्ट हिट नहीं करते। आप करना एक भी बहुत- नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। एक अब सीधे पूछते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिनको आप ही बीजेपी में लेके आए थे कभी, और शायद आप उनको एक बड़ा पद भी दे सकते थे। बीच पे से गए, एनसी से इलेक्शन लड़ी, आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ी, चलो आप हार गए, वो जीत गए, मगर जिस तरह वो बात बात पर बिलो द बेल्ट जाकर चीजें करते हैं, आपको अलग अलग नामों से कई बार बुरा लगता है इस बात नहीं, हमें नहीं बुरा लगता। हम अपना काम करते हैं, मैं अपने काम में विश्वास करता हूं। आप किसी बड़े मिशन के लिए किसी रास्ते पर निकले हैं तो रास्ते में इस किस्म की बातें अगर आती हैं तो वो आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिशें होती हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं जैसे मैंने अपना घर सन 2000 में छोड़ा था, रजौरी, पुंछ, फिर पूरा जम्मू कश्मीर युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, एमएलए बना, लगभग 7 साल पार्टी का अध्यक्ष रहा, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूं। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां भी कोई दिक्कत परेशानी होती है वहां पहुंचता हूं। पार्टी के काम के लिए, सामाजिक काम के लिए सोशल वर्क करता हूं, लोगों से मिलता हूं। आज भी सैकड़ों लोग मुझे घर में मिलने के लिए आते हैं। बिल्कुल, आज भी हर खुशी फॉलोइंग आपकी सबसे ज्यादा है। आप आज भी हर खुशी गमी में पहुंचता हूं। हम बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं और हमारा मिशन है जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करना, गरीब, मजदूर, मस्कीन, उनकी मदद करना। हम उस मिशन से काम करते हैं कि शायद हम किसी का भला कर सकें। अगर हमसे किसी गरीब का भला हो गया, हम अपने आप को खुश। उनको क्या लगता है, वो आपको जो हिट करते हैं सिर्फ आपको ज्यादा, उनको क्या लगता है कि शायद उससे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी या वो बीजेपी के अच्छे से अपोज कर पाएंगे, या आपसे डर है उनको? मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, ये तो सवाल आपको उनसे पूछना वैसे चाहिए। आपको लगता है आपकी चॉइस गलत थी उनको बीजेपी में लाने की, जब आप लेकर आए थे उनको? देखिए, वक्त वक्त की बातें होती हैं, वक्त बादशाह होता है और ईश्वर ने, मेरा ये मानना है, मैं पूजा पाठी आदमी हूं, नित्य नियम करता हूं, ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसको प्राप्त होता है। ईश्वर ने आपके भाग्य में कुछ लिखा है, वो आपको मिलेगा। मिलेगा। लेकिन आप संभाल पाओगे या नहीं? आप यश, कीर्ति
वो व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। बाकी मैं इन छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करता। एक बात ऐसी थी जो अगर मैं आपसे छोटी पूछना चीजों चाहता की हूं। परवाह करूंगा तो मैं अपने मिशन देखिए, से आपने अपने बड़ी रास्ते अच्छी से- बात कही कि 2000 में घर छोड़ा, उसके बाद स्वयं सेवी रहे, ना शादी की ना पारिवारिक उसमें गए, पार्टी के लिए जनता के लिए लगे रहे। हमने भी देखा आपको कि आप किस तरह से अपने मतलब ग्राउंड से ऊपर आए। आप देखिए हाँ, जितना प्यार मगर हाँ, जितना प्यार मुझे जम्मू रीजन से मिलता है, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, क्रॉस रियासी, पार्टी लाइंस, डोडा, किश्तवाड़, Across party रामबन और रजौरी पुंछ, दूसरी पार्टी के वर्करों से भी। उससे बराबर का प्यार मुझे वादी कश्मीर से मिलता है। हिंदू, मुसलमान, डोगरे, कश्मीरी, मगर कश्मीरी पंडित, मगर मगर गुज्जर, सुरेंद्र चौधरी बकरवाल, साहब आप पे पहाड़ी। ना करप्शन का आरोप भी लगाते हैं। वो कैसा लगता है कि वो कहते हैं कि क्रशर बना लिए, अब पहले से पैसा इतना कमा लिया, ऐसे आरोप क्यों? देखिए, मैं तो कहता हूं डिपार्टमेंट उनके पास है, वो सरकार में है, वो एक बार उसका खुलासा तो करें ना कि रविंद्र रैना ने कहा क्या किया। आज भी मेरा अपना मकान नहीं है, अपना घर नहीं है। आज भी मेरे पास अपने नाम की गाड़ी नहीं है। आज भी मेरे अपने नाम से मेरे, चूंकि जो पिताजी की हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो एक बार हमारे पिताजी ने कहा, हम दो भाई हैं, मेरे छोटे भाई वो फोर्स में है, आपके फोर्स छोटे में हैं, सशस्त्र सीमा बल में एक सेना के अधिकारी हैं। तो पिताजी ने एक बार कहा कि हम जमीन को आपको और आपके भाई में, तो मैंने कहा मैंने क्या करनी है, हम फकड़ फकीर आदमी हैं, इसी तरीके से चलते हैं, जहां रात पड़ जाती है झोला उठा के निकल जाएंगे। जहां रात होती है वहां रुक जाते हैं। भूख लगेगी तो किसी को, आप जैसे किसी साथी को किसी घर में कहेंगे, किसी माता बहन को बोलेंगे तो भोजन मगर मिल मगर आज आपके पास सरकारी घर है, सरकारी गाड़ी है, आज तो कभी नहीं है। जाएगी। ये तो चलो, अब सरकार का तो चूंकि उस सिस्टम में हूं ना, पार्टी का नेशनल जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, पूर्व एमएलए हूं, और जिस रोज इलेक्शन हो गया था, मैंने डिपार्टमेंट को, सिक्योरिटी को कहा था कि आप जब भी कोई इस सरकारी व्यवस्था में, अगर आपको जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस या बाकी चीजों में आपको लगता है कि मुझे ये इनका त्याग करना है, तो मुझे बता देना। मुझे 1 घंटा लगेगा, सिर्फ सिंपल 1 घंटा, अपने चंद कागज लेने हैं, 4 सूट अपने पैक करने हैं, तो निकल जाना है। लेकिन अब इसमें हम दबाव नहीं डाल सकते। ये कुछ चीजें जो हैं, ये सिक्योरिटी सुरक्षा की 2 दिन पहले मेरे पास बड़े लोग सिक्योरिटी एजेंसीज के आए थे। कुछ सिक्योरिटी जो इनपुट्स उनके पास थी, उन्होंने कुछ मेरे साथ शेयर की थी। चूंकि हम पब्लिक डोमेन में है, बहुत घूमते हैं, जम्मू कश्मीर कश्मीर में काफी रहते हैं। सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, तो इसमें मैं, वरना तो हम किसी मंदिर के बरामदे में ही जिंदगी गुजारने के ताकत रखते हैं। शादी करने का विचार आता है कभी? शादी करने का, कि परिवार भी बसाया जाए? देखो, मैंने आपको पहले कहा, ईश्वर ने, भगवान ने हर एक के जीवन में, भाग्य में कुछ लिखा होता है। जो आपकी भाग्य में, जो आपकी किस्मत में नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। और मेरा यह भी मानना है, ईश्वर ने हर इंसान से कोई ना कोई काम लेना है। शायद ईश्वर ने हमसे यही काम लेना है। शायद ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा, उस परमात्मा, उस परवरदिगार ने हमसे इसी तरीके से लोगों की खिदमत, हुब्बल वतनी, खिदमत खलक के जज्बे से मैं काम करूं, सेवा भाव से काम करूं, गरीबों, मजदूरों, किसानों, यतीमों, बेसहारा लोगों का सहारा बन के काम करूं। कश्मीर आप बहुत शायद घूमते हैं। ईश्वर ने यही हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में, शायद ऊपर वाले ने यही। कश्मीर आप बहुत घूमते हैं, बीजेपी कितनी मजबूत हुई है कश्मीर में? बहुत फर्क पड़ता है। आज आप देखते हैं बीजेपी के कितने जबरदस्त कार्यक्रम होते हैं। तो आपको लगता है आपने बहुत मेहनत की है कश्मीर में? मेहनत तो की है, अगली बार कुछ सीटें निकलेंगी? कोशिश तो हमारी रहेगी, कोशिश हमारी है। कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, बाय एंड लार्ज बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कश्मीरियों को जानता हूं। जितने जख्म, जितने जुल्म सितम
आतंकवाद, दहशतगर्दी के दौर में जितने खतरनाक जख्म कश्मीरियों को लगे, कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर के वहां के रहने वालों को, शायद ही किसी को लगे हो। चंद लोग हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं कि जिन्होंने कुछ खराबी की हो। 90% लोगों ने बहुत तूफान देखा है, जुल्म देखा है। मैं मिलता हूं ना कश्मीर के लोगों से। नितिन नवीन जी की नई टीम में आपको अच्छी जगह मिलने वाली है, सुनने में आ रहा है। देखो, ये श्री नितिन नवीन साहब ही जानते हैं, जगह कोई अच्छी छोटी या बड़ी नहीं होती है, आपका काम इंपॉर्टेंट होता है। आप काम कैसे करते हो? एक दौर था कि प्राइम मिनिस्टर मोहतरम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब भी थे, 10 साल रहे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी हैं। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी ड्यूटीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं? आप काम कैसा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संघोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है आप काम करो, फल की इच्छा मत करो। आप ये सोच के काम मत करो कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लालच दिल में और दिमाग में रख के काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप बिना लालच के लोगों की खिदमत करते जाओ। आज मैं भले पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं बीजेपी का, लेकिन बराबर वैसे ही काम कर रहा हूं जैसे स्टेट प्रेसिडेंट के नाते काम कर रहा था। कोई आपको कहीं कोई कमी नजर आई हो? सत शर्मा जी अच्छे से कर रहे हैं स्टेट प्रेसिडेंट का काम? बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बड़े अनुभवी आदमी हैं, राज्यसभा के पहले भी वही प्रधान रहे, बिल्कुल रहे। उससे पहले काफी देर से स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे, ट्रेजरर रहे। लंबा काम करने का तरीका अलग अलग है दोनों का। आप बहुत ज्यादा मुखर रहते थे, वो थोड़े से बैकफुट पे रह के काम करते हैं। अब अपना अपना मिजाज होता है, बाकी काम वही होता है। और काम बीजेपी में अकेला आदमी नहीं करता है। मैं जब पार्टी का प्रेसिडेंट था, या मेरे दौर में 7 सालों में 7 बड़े इलेक्शन हमने जीते। हमने म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन जीता। जम्मू में 32 में से 29 म्युनिसिपैलिटीज बीजेपी की बनाई। जम्मू का मेयर बीजेपी का था। कश्मीर में 12 म्युनिसिपैलिटीज बीजेपी ने जीती। हमने डीडीसी के इलेक्शन जीते, बीडीसी के इलेक्शन जीते। ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल 2 बार जीती। 2 बार मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन 2019 और 2024 जीते। और 2024 में पार्लियामेंट की दोनों सीटें जीती। 2019 में पार्लियामेंट की 3 सीटें, क्योंकि तब लद्दाख भी मेरे पास था, वो जीती। 2024 में रिकॉर्ड 29 एमएलए, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, आपने लाकर दिए। और कश्मीर में रिकॉर्ड बीजेपी का एक्सपेंशन हुआ है। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, लेकिन टीम वर्क होता है बीजेपी में। बिना टीम के तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी में पोलिंग बूथ, पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक, प्रमुख से लेके जिला अध्यक्ष, मंडल, मोर्चे, प्रदेश और राष्ट्रीय, और ऊपर हमारा सौभाग्य सरकार कब प्रधानमंत्री सरकार कब बनेगी बीजेपी की जम्मू कश्मीर में? चलिए अब खत्म करते करते ये बात पूछते हैं। देखिए, हमारा तो प्रयास 2024 में था। मुझे लगता है हमारी 5-8 सीटें और आई होती तो बन जाती थी। बीच में तो नहीं बनेगी 29 से पहले कहीं? देखिए, मैंने पहले कहा, बीजेपी गैर कानूनी तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से कभी जम्मू कश्मीर की सरकार को गिराने की हम कतई कोशिश नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। अगर गिर जाती है तो बीजेपी कोई कोशिश नहीं करेगी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में गिराने की हम कतई कोशिश नहीं करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब, या बीजेपी की जो तमाम बड़ी लीडरशिप है, वो कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को धचका लगे। बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हाँ, अगर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार कभी आने वाले 2-2.5 साल, 3 साल में अगर कहीं गिरती है, तो वो उनके अपने कर्मों का, अपने परिवार,
जो उनकी फैमिली ऑफ एमएलएज है, अगर उन्होंने वो डिसकंटेंट जो नाराजगी एमएलएज में है कुछ मिनिस्टर्स के खिलाफ, अगर वो चीजें उमर अब्दुल्ला साहब ने ठीक नहीं की, तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब के लिए मुश्किल होगा। उमर अब्दुल्ला साहब के लिए बीजेपी प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब के लिए उन्हीं की कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर हैं जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब के लिए जो नासूर बने हैं, जो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए मुसीबत बने हैं, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की इमेज को डेंट किया है, वो मिनिस्टर जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की फंक्शनिंग, उनके माथे पर बदनुमा दाग लगाया है, अगर उन मिनिस्टर्स के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो यकीनन उमर अब्दुल्ला साहब को परेशानी आएगी। बाय एंड लार्ज एमएलएस कुछ मिनिस्टर्स से खफा हैं और ये उमर अब्दुल्ला साहब को देखना है। मैं फिर कहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब को बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, उनको खतरा अपने ही घर से है। अच्छा, चलते चलते आपका एक सिग्नेचर सॉन्ग था बहुत मशहूर, जब शुरू में हमारे साथ आप वो गुनगुनाया करते थे और हमेशा हम पूछते थे ये कहाँ से आया, गड्डी जावे पुंचर जोरी, ये गाना कहाँ से आया था? बड़ा आपने ये एक लोकगीत है, गोजरी भाषा में, गुजर बकरवाल कबीले में या पहाड़ी कबीले में लोग शादियों में इस गीत को बोलते हैं, इसको लोकगीत कहते हैं। सुनाइए 2 लाइन आप। और ये शादियों के समारोह में ये बाप और बेटी के रिश्ते को ये गीत रिफ्लेक्ट करता है। जब बेटी शादी के दौरान डोली में बैठने वाली होती है, जब उसकी खासतौर पे उसी रेंज का है ना, और उसकी विदाई होने वाली होती है, तो वो अपने बाप के गले से जोर से गले से मिलती है और उस वक्त ये बोलती है कि डोली एक कड़ीता रोको, टूटियो आज जिगर को टोटो, कि मैं और बाप आज से अलग अलग हो जाएंगे। और अपने बाप, उसका बाप रोता है बेटी का। वो दुल्हन जो अब डोली में बैठने वाली है, डोली में बैठने से पहले वो अपने पिता को, अपने बाप को, अपने वालिद जो है उनके गले लगती है। बाप और बेटी का बहुत इमोशनल रिश्ता होता है, बहुत इमोशनल। आप कभी भी शादी में देखना, जब डोली विदा होती है तो मतलब हो सकता है कि बाप रोएगा नहीं, लेकिन उसके दिल में समुंदर आंसू होते हैं जब उसकी बेटी विदा होती है और वो अपनी बेटी को मिलता है। जब बेटी को मिलता है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उस वक्त वो बेटी जो दुल्हन बन के तैयार है और डोली में बैठने वाली है, वो अपने बाप को ये बोलती है कि ना रो बाबला। बाबुल किसको बोलते हैं? बाप को बोलते हैं। हिंदी में गीत हैं, हम छोटे छोटे होते थे तो रेडियो में वो गीत आते थे ना, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। ये भी बाप और बेटी की उस विदाई का गीत है। और इसको आज ये आपके ऑपोजिशन वाले आपके वो मजाक बनाने में लगा दिया इस गाने को, क्योंकि शायद उनको समझ नहीं है। मैं एक बार एक परिवार में गया, अच्छा, तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी की डेथ हो गई थी, किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई थी, तो मैं गया वहां अफसोस करने, ताजियत के लिए। जब मैं ताजियत करके वापस निकलने लगा तो वो जो बुजुर्ग साहब थे, उनकी बेटी ने मुझे बोला, भैया 1 मिनट बात सुनना। बोला वो मुझे गीत की 2 पंक्तियां सुनाओ। मैंने कहा कौन सा गीत? बोला वो जो आप बोलते हो बाबुल, वो गीत सुनाओ। उस घर में डेथ हुई है, उस बहन के जो मुझे जिसने ये कहा, उनके पिताजी की डेथ हुई थी। देखिए, तो वो अपने पिताजी की याद में वो सुनना चाहता, उसने मुझे बहुत आग्रह किया, बार बार बोला, फिर आपने सुनाया। अब मैं बहुत ऐसी awkward सिचुएशन में आ गया, गीत भी सुनाना है और सिचुएशन वहां डेथ वाला, घर में ताजियत है। ये मैं हकीकत बताता हूं।
मैंने उनको बोला बहन मैं फिर कभी सुनाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं आज सुनाना पड़ेगा। मैंने वो गीत उनको सुनाया, 2 पंक्तियां सुनाई, सुनाइए 2 पंक्तियां। और जब मैंने वो 2 पंक्तियां उनको सुनाई उस बहन को, इतने जोर जोर से रोई वो, इतने जोर जोर से रोई कि हमारी आंखों से भी आंसू निकल गए। और उस रोज मैंने ये सोचा था कि अब मैं ये गीत नहीं गाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इमोशनल गीत है। ये एक बाप और बेटी का प्यार, इमोशनल प्यार, ये उस पर बेस्ड ये गीत है। और ये लोक गीत है, ये कोई हमने नहीं तैयार किया। वही मैंने कहा ये शायद ना हर जगह आप कश्मीर के अंदर चले जाएंगे, पहाड़ी इलाके में, कुपवाड़ा इलाके, पहलगाम के इलाके में, रजौरी पुंछ में तो चलता है ये। पहले जमाने में 5 बजे गोजरी प्रोग्राम आता था रेडियो में, ये उसमें बहुत बजता था। तो चूंकि हम भी उसी इलाके के हैं, हमने भी एक बार ट्राई की कि इस गीत को गुनगुनाया जाए, और हमने गुनगुनाया। और हमें नहीं पता था कि ये इतना फेमस हो जाएगा, और इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर साहब की रैलियों में, स्टेटहुड की रैलियों में ये गीत चलेगा। मतलब नहीं पता, पर आप कह रहे हैं शायद उनको मतलब नहीं पता होगा, लेकिन मुझे भी इसका अंदाजा नहीं था कि इतना फेमस हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब की रैलियों में या स्टेटहुड की रैलियों में भी नारो बाबला, हर चौराहे में, हर चौक में, हर फंक्शन में अगर हमारा नाम ले लेके ये गीत गाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब का भी शायद कोई इतना गीत पॉपुलर नहीं हुआ होगा। अब मैं सोचता हूँ इसको वो क्या बोलते हैं, कॉपीराइट्स। अब इसको मुझे कॉपीराइट्स कराना पड़ेगा। ये मेरा गाना है, कहीं ये ना हो कि जो दूसरे पक्ष है कहीं वो कॉपीराइट करा देंगे। नहीं सुनाइए 2 लाइनें, फिर कभी सुनाएंगे। 2 लाइनें तो सुना दीजिए। चलिए अब मैं फिर कभी ठीक है साहब, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके हमेशा। तो ये थे रविंद्र रैना, जैसे मैंने कहा एक प्रखर नेता, एक मुखर नेता, एक ऐसे नेता जो जमीन से उठ के आज आसमान तक तो हैं, मगर आज भी लोगों से उतने ही जुड़े हुए हैं। जब भी इनसे बात करते हैं बहुत खुल के बात होती है, और ये काफी लंबे समय बाद इनका इतना लंबा इंटरव्यू किया। पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए।